दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आपने कर्ज नहीं भी लिया है तो आपके ऊपर 1,40,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है। चौंक गए ना? आप पूछेंगे कैसे? तो ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल दुनिया भर की इकोनॉमी पर नजर रखने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत पर लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर सतर्क किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अगर इसी रफ्तार से कर्ज लेती रही तो 2028 तक देश पर GDP का 100% कर्ज हो सकता है। ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। अभी कुल कर्ज देश की GDP के 81% के बराबर है और यही स्तर 2005-2006 में भी था। हालांकि 2021-2022 में यह GDP का 84% तक पहुंच गया था। भारत सरकार ने हालांकि IMF की रिपोर्ट पर असहमति जताई है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि IMF का भारत पर 100% कर्ज का अनुमान गलत है। मौजूदा कर्ज भारतीय रुपये में है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। भारत सरकार पर कुल कर्ज कितना है और बीते 9 साल में कितना बढ़ा है ये जान लेते हैं। सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख रुपए से ज्यादा कर्ज है। 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में भारत सरकार पर 192% कर्ज बढ़ा है। इसमें देश और विदेश दोनों तरह के कर्ज शामिल है, यानी बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के कर्ज शामिल है। भारत विदेशों से भी लोन लेता है और आंतरिक लोन भी लेता है। इसी तरह अब अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014-2015 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था। 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो भारत पर कर्ज बढ़ा, उससे हमको क्या लेना देना? जी हाँ, आपको लेना देना है। सितंबर 2023 में देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्ज शामिल हैं। तो भारत की कुल आबादी 142 करोड़ अगर मान ले तो आज के समय में हर भारतीय पर 1,40,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। तो दोस्तों अगर भारत पर कर्ज बढ़ रहा है तो आप पर भी कर्ज बढ़ रहा है, क्योंकि कर्ज आखिरकार हमें ही चुकाना है, टैक्स के रूप में या किसी और रूप में। 2004 में भारत सरकार पर कितना कर्ज था और साल दर साल ये कैसे बढ़ा है वो भी जान लीजिए। 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर ये 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस समय भारत सरकार पर कुल कर्ज 161 लाख करोड़ रुपए है, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों हम आगे आपको बताएंगे कि भारत पर जो लगातार कर्ज बढ़ रहा है वो हमारे लिए, आप सबके लिए और देश के लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है। दोस्तों जब आपकी आमदनी से ज्यादा खर्च होता है तो खर्च को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं। या फिर कोई बहुत ही जरूरी काम पड़ जाए और पास में पैसे ना हो तो फिर पैसे कम पड़ जाए तो भी कर्ज लेते हैं। लेकिन जब कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाना भी होता है, और कर्ज के रूप में सिर्फ मूलधन ही नहीं चुकाना होता है बल्कि ब्याज भी चुकाना होता है। तो इससे कर्ज लेने वालों के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। आप कर्ज लेते हैं और उसे पूरा चुकाते नहीं हैं और फिर से कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाती है, यानी आप पर कर्ज बढ़ता ही जाता है। तो क्या इससे आप मुश्किल में फंसते जाते हैं या फिर आपके लिए यह फायदेमंद साबित होता है? कभी गौर से सोचिएगा। देश आज इसी स्थिति से गुजर रहा है। तो हम आगे आपको बताएंगे कि देश पर जो लगातार कर्ज बढ़ रहा है वो हमारे लिए, आपके लिए और देश के लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है। दोस्तों 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ते गए, इनकम टैक्स और GST कलेक्शन भी बढ़ता गया। लेकिन इसी बीच देश पर कर्ज को लेकर आई इस IMF की रिपोर्ट ने हर भारतीय को डरा दिया है। लेकिन क्या ये सचमुच में डराने वाली बात है? आगे जानते हैं। IMF का अलर्ट सामने आने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। सवाल है कि देश पर जो कर्ज बढ़ रहा है वह हमारे, आपके और देश के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदेह है। तो आपके इस चैनल ने एक सर्वे करवाया था। सर्वे में देश पर बढ़ते कर्ज को 23% लोगों ने फायदेमंद बताया, 69% लोगं ने नुकसानदेह, जबकि 9% लोगों ने कहा है कि वो कह नहीं सकते कि ये फायदेमंद है या नुकसानदेह है। ना फायदा
ना नुकसान बताने वालों में एक भी शख्स शामिल नहीं है। खैर ये तो सर्वे की बात रही, लेकिन इस डेटा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। कर्ज दो तरह का होता है, एक अच्छा या उत्पादक कर्ज और दूसरा खराब या गैर उत्पादक कर्ज। अच्छा कर्ज वह होता है जब आप उत्पादक संपत्ति बनाने के लिए, मतलब जो आपकी जेब में पैसा डाले उसके लिए उधार लेते हैं। जैसे अगर आप आईफोन खरीदने के लिए उधार लेते हैं तो इसे बहुत स्मार्ट कदम नहीं माना जा सकता है, लेकिन यदि आप एक अच्छी अचल संपत्ति खरीदने के लिए उधार लेते हैं तो यह एक उत्पादक कर्ज हो सकता है। इसी प्रकार यदि कोई देश उत्पादक परिसंपत्ति के लिए कर्ज लेता है तो इसे अच्छा कर्ज माना जा सकता है। तो हम कैसे पता लगाएं कि कर्ज लिया हुआ पैसा संपत्ति बनाने के लिए लिया गया है या संपत्ति नहीं बनाने, मतलब केवल खर्च करने के लिए लिया गया है। दोस्तों, हालांकि इसको पता करने के लिए कोई मानक तरीका नहीं है, लेकिन कुछ संकेतक यानी इंडिकेटर हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे आप यह देख सकते हैं कि कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत कर्ज पहुंच गया है। अगर इस पैमाने पर देखें तो 2005 से ये संख्या लगातार नीचे जा रहा है। आप स्क्रीन पर ग्राफ देख सकते हैं। इस आधार पर कहा जाए तो सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये जो हम आपको ग्राफ दिखा रहे हैं वो विश्व बैंक से लिया हुआ है। दूसरा, आपको ये पता करना होगा कि कर्ज बाहरी है या फिर आंतरिक, यानी विदेशों से लिया गया है या फिर भारत में ही लिया गया है। अगर हम बाहरी कर्ज ज्यादा लेते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था विदेशी खिलाड़ियों द्वारा नियंत्रित हो जाता है। बाहरी कर्ज में आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या दूसरे देशों से लिया गया कर्ज शामिल है। हमें यह देखना चाहिए कि बाहरी कर्ज जीडीपी का कितना प्रतिशत है। आप स्क्रीन पर ग्राफ देख सकते हैं। तो यहाँ 2005 के बाद से कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब हुआ कि हम घरेलू स्तर पर अधिक कर्ज ले रहे हैं। घरेलू कर्ज में शामिल है आरबीआई, दूसरे बैंकों से, बीमा कंपनियों या कॉर्पोरेट कंपनियों से लिया गया कर्ज। जीडीपी के मुकाबले कर्ज ज्यादा होने की वजह से आगे चलकर इसकी पूरी संभावना है कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई, खासकर वास्तविक मुद्रास्फीति अधिक रहने वाली है। हालांकि सरकारी आंकड़ा महंगाई को लेकर साफ साफ तस्वीर नहीं दिखाता है। महंगाई बढ़ने की संभावना के मद्देनजर पैसा ऐसी जगहों पर निवेश करना होगा जहां रिटर्न महंगाई दर से ज्यादा हो, यानी निवेश मुद्रास्फीति प्रूफ हो। तो ऐसे में हमें यह देखना होगा कि जो कर्ज लिया जा रहा है उसे कहां खर्च किया जा रहा है, उत्पादक चीजों पर या गैर उत्पादक चीजों पर, यानी निवेश पर या फिर सिर्फ उपभोग यानी कंजम्पशन करने पर। इसके लिए हम सकल स्थिर पूंजी गठन यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीएफ-सीएफ आंकड़े की जांच कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो हम कर्ज ले रहे हैं उसका पैसा उपभोग के बजाय निवेश पर खर्च हो रहा है या नहीं। आप स्क्रीन पर ग्राफ देख सकते हैं। इसमें जीएफ-सीएफ काफी अच्छा दिख रहा है। जानकारों का कहना है कि इतना उच्च जीएफ-सीएफ अच्छा तो है, लेकिन यहां हमें जितना अच्छा करना चाहिए उतना बेहतर नहीं कर रहे हैं। इसे और बेहतर होना चाहिए। इन आंकड़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि वास्तव में हमारा ज्यादातर कर्ज व्यर्थ खर्च में जा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डेटा को लेकर जो कहा है उसे हमें सबको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वित्त वर्ष 2013-2014 में 31.3% से घटकर बीते 4 साल में 28.5% के आसपास ही स्थिर है और इसे अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत नहीं माना जा सकता है। जानकारों का कहना है कि जीएफ-सीएफ को 32% तक ले जाने की जरूरत है। तो अगर चीजें नहीं बदलती हैं तो अधिक टैक्स और अधिक महंगाई के लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि जो कर्ज बढ़ता जा रहा है हमारे ऊपर उसे हम ही चुकाएंगे। सवाल है कि सरकार कर्ज क्यों लेती है? अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना ही होता है। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है इससे राजस्व घाटा बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का खर्च राजस्व से होने वाली कमाई से ज्यादा है। आमतौर पर राजस्व घाटा तब ज्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहां खर्च करती है जिसमें रिटर्न नहीं आता है। तो देश पर जो लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है उससे हमें चिंतित होने की जरूरत है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आईएमएफ के इस अलर्ट और उस पर भारत सरकार के जवाब को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रतिक्रिया दें। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। धन्यवाद, नमस्कार।
दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।